आप सभी साधकों का आज की कार्यशाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज पहले दिन के पहले सत्र में हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे और आगे चलकर आप एक एक करके सभी प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। तो चलो आज की शुरुआत जो करें हम वो प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आशीष को। तो आशीष जी, आप प्रार्थना लें, उसके बाद हम सत्र की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद हेमंत जी। सो प्रार्थना हम लोग शुरू करेंगे तीन ओमकार के साथ। तो आप सभी को निवेदन है कि आप बैठ जाएं। इंश्योर करें कि अपनी पीठ जो है वो सीधी रखे, शोल्डर्स जो है वो थोड़े पीछे रखे, आंखें बंद कीजिए। हम तीन ओमकार के साथ शुरू करेंगे और ओमकार के बाद हम एक प्रार्थना के पर करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए, एक गहरी सांस लेकर हम ओमकार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः तस्य तत्सवितुर्वरेण्यं वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखें बंद रखें। हम प्राणायाम का सत्र शुरू करने से पहले, कोई भी योग अभ्यास शुरू करने से पहले हम हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो हमारे नॉस्ट्रिल्स क्लियर करने के लिए पहले आप थम्स अप पोजीशन बनाइए अपने हाथ का। सब लोग अपना हाथ जो है वो धरती से पैरेलल होना चाहिए, धरती के समान होना चाहिए। आपका एल्बो नीचे ना हो या ज्यादा ऊपर भी ना हो। और धीरे से आपकी राइट साइड की नॉस्ट्रिल बंद करिए और हम एक्टिव एक्सपल्शंस देंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। मेरे काउंट पर एक, दो, तीन, चार, पांच। अपना राइट हैंड नीचे रखिए घुटने पर। आपका थम्स अप पोजिशन बनाइए लेफ्ट हैंड से। इंश्योर कि आपका हाथ जो है वो धरती से समान रहे। अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए, धीरे से बंद करिएगा, हल्के से। और अभी राइट साइड से हम एक्टिव एक्सपल्शंस देंगे। मेरे काउंट पर एक,
दो, तीन, चार, पांच। लेफ्ट हैंड भी नीचे रखिए। अब हम दोनों नथुनों से एक्टिव एक्सपल्शंस करेंगे। मेरे काउंट पर एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और हम अभी आगे बढ़ेंगे प्राणायाम वर्कशॉप में। मैं हेमंत जी से निवेदन करता हूं कि इसे अब आगे ले जाएं। अनम्यूट कीजिए हेमंत जी। आप सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी हम वर्कशॉप की शुरुआत कर रहे हैं और इस 23 नवंबर शनिवार की प्रातः काल को 7 बजे से हमने ये सत्र आरंभ किया है। तो चलिए हम सत्र का आरंभ करते हैं ना। तो अभी हम जब प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम हमको समझना चाहिए कि प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायाम की परिभाषा क्या है, प्राणायाम में क्या क्या करना चाहिए और प्राणायाम कैसे करना चाहिए। ये सब हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आज जानेंगे, कुछ हम अगले कुछ सत्रों में जानेंगे ना। तो पहले हम ये जान लें कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हमको प्राणायाम का यदि हम संधि विच्छेद करें शब्द का तो दो शब्द आते हैं, प्राण और एक है आयाम, है ना। आयाम का अर्थ क्या होता है कि प्राण की गति को विस्तार देना, उसकी लंबाई बढ़ाना या उसमें कुछ चेंजेस करना, है ना। इस तरह हम समझ सकते हैं। लेकिन प्राण क्या है इसके बारे में हम प्राण क्या है इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि प्राण क्या है ना। तो प्राण क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ना। हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, जो भी तत्व ब्रह्मांड में है, उसी से हमारा शरीर भी बना हुआ है ना। हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो महाभूत को होते हैं, आप सभी विद्वान साधक हैं तो आप सब जानते होंगे। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम जब प्राणायाम की बात करते हैं तो उसका संबंध किससे आता है, तो वायु से आता है ना। अब वायु क्या प्राण है या प्राण क्या वायु है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे ना। क्योंकि तभी ये विषय हमको क्लियर हो पाएगा, है ना, कि उससे हमको क्या क्या लाभ मिल पाएंगे। इससे जो विषय है ये क्लियर हो पाएगा तभी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वायु और प्राण है। हम जानते हैं कि वायु जो है हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है वायु की, है। उसके बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता, है ना। एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तो जब शरीर जीवित नहीं रहता तो उसको क्या कहा जाता है कि वो गत प्राण हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया उसमें, उसके प्राण निकल गए हैं शरीर से, है ना। तो प्राण और वायु, क्योंकि वायु तो तब भी उसके फेफड़ों में है, तभी उसके अंगों में है, कोशिकाओं में भी वायु हो सकती है कुछ प्रमाण में। लेकिन क्या नहीं है, प्राण नहीं है। मतलब प्राण और वायु को हम थोड़ा सा अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे ना। तो हमको सांसों की जरूरत है, जब तक सांस चलती है तब तक ही हमारा जीवन है, ये हम जानते हैं ना। लेकिन हम एक प्राण की बात करें जो हमारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड में भी है, तो उसको हम एक शक्ति के रूप में देखें ना, एक शक्ति के रूप में। योग में हम हमेशा कहते हैं कि प्राण शक्ति है ना। इसकी बात जो चेतन तत्व है हमारे शरीर में, उसको हम कहते हैं, या तो प्राण शक्ति कहते हैं या चेतन तत्व कह सकते हैं या चेतन शक्ति कह सकते हैं, यू नो। तो जो हमारे शरीर को संचालित करती है, अलग अलग ढंगों से संचालित करती है। हम ज्यादा आगे नहीं जाने की कोशिश करेंगे, आपको बेसिक ही समझाएंगे उसको, है ना। तो हम जानते हैं कि जैसे एक दिया है, उसमें कुछ तेल है और बाती लगी हुई है, वो जल रहा है। वो कब तक जलेगा,
जब तक उसमें तेल है। तो हमारे शरीर में भी परमात्मा का एक अंश है ना, जिसको हम प्राण शक्ति कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, आत्म तत्व कह सकते हैं। इन अलग अलग नामों से, चेतन शक्ति कह सकते हैं, इन अलग अलग नामों से हम जान सकते हैं। लेकिन क्या तेल की जो बाती है वो अखंड जलती रहेगी विदाउट एनी उसमें कुछ रिप्लेनिशमेंट, जो उसमें कुछ तेल डालने के बिना तो नहीं जल पाएगी ना। तो उसमें बार बार तेल डालने की जरूरत है। तो हमको भी ब्रह्मांड से भी ईश्वरीय शक्ति जो है, परमात्मा की शक्ति है, उसको बार बार हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो वो कैसे होती है? वो सांसों के माध्यम से। लेकिन सांसों के माध्यम से हमने तो बोला कि सांसों से तो हम केवल वायु ग्रहण करते हैं। वायु में ऑक्सीजन भी होती है, प्राण वायु भी होती है, लेकिन वो वायु ही है। लेकिन आ, आप म्यूट पर चले गए हैं फिर से। हाँ, मेरी आवाज तो है ना? हाँ अभी हाँ, अभी बंद अब आ रही है। हाँ, है। तो एक कॉल आ रहा है, शायद उन लोगों का होगा जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। उनको मेरे उनके लिए मैंने मैसेज भेजा था, क्योंकि इस बार एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम आज के लिए तो नहीं कर पाए, बट कल से हम जो जो लोग न जुड़ पाए लाइव माध्यम से, जूम के माध्यम से, तो उनके लिए हम सुविधा दे रहे हैं कि वो यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़ पाए है ना। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, बट पूरा सत्य जो है वो देख पाएंगे ना, पूरा सत्य जो है समझ पाएंगे। आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, सत्य की रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको प्रेषित की जाएगी ग्रुप में, तो ताकि जो लोग आज जुड़ नहीं पाए वो कम से कम उसको देख पाए। मैंने दो तीन मैसेज इसके बारे में डाले हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्राण शक्ति है, तो जैसे हमको तेल को दिए की बाती में हमको बार बार डालना पड़ता है ताकि वो जलती रहे, दिया जलता रहे ना। तो वैसे ही वो प्राण शक्ति जो ब्रह्मांड से है, ईश्वरीय शक्ति, हमको बार बार ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। और वो वायु के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है ना। वायु के माध्यम से कैसे प्रवेश कर रही है? तो जैसे हम जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा है, लक्ष्मी जी का वाहन शेर है, कार्तिकेय जी का वाहन जो है मयूर है। तो इस तरह अलग अलग देवताओं के जैसे वाहन होते हैं। या जैसे हम कार में चढ़ते हैं तो कार हमारा वाहन हो जाता है ना, कार के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। तो वैसे ही वायु के माध्यम से उसको वाहन बनाकर प्राण शक्ति भी निरंतर हमारे शरीर में प्रवेश करती रहती है, ताकि उसको रिप्लेनिश किया जा सके। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि प्राण शक्ति हमको जरूरत है। अभी ये प्राण शक्ति शरीर के भीतर काम कैसे करती है, क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य भी यही है कि प्राण शक्ति को बढ़ाना, प्राण शक्ति के माध्यम से जितने भी हमारे शरीर में गंदगी है उसको भगाना। तो वही हमारे प्राण शक्ति का काम है। तो इसका जो काम है, तो जो हमारी वायु है वो शरीर में प्रवेश करके, नासिका मार्ग से प्रवेश करके फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों में वो उसमें से प्राण वायु निकाल ली जाती है। प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। और वो हमारे रक्त के माध्यम से हमारी हर कोशिका तक पहुंच रही है ना। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से जो प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है वो कहाँ जा रही है? तो योग में एक कॉन्सेप्ट है, जो योग साधक है, हमारे विद्वान साधक हैं, वो सब जानते होंगे कि योग में कहा गया है कि हमारे शरीर के भीतर, हमारे सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में है, ये नाड़ियां हमको दिखती नहीं है ना। 72,000 नाड़ियों की संकल्पना की गई है हठयोगी ग्रंथों में। हालांकि कुछ ग्रंथ जो है वो 3,50,000 भी बताते हैं, लेकिन अधिकतर ग्रंथ जो है 72,000 नाड़ियों के ऊपर है। ये सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में चारों ओर फैली हुई है और हर कोशिका तक पहुंच रही है। मतलब हर अंग, हर कोशिका, हर ऊतक, सब जगह ही ये नाड़ियां फैली हैं। तो जो प्राण शक्ति जिसने अंदर प्रवेश किया, स्थूल रूप से वो प्राणवायु के रूप में जा रही है कोशिकाओं को, ताकि हम हर एक कोशिका में मेटाबॉलिज्म हो, चयापचय की क्रिया हो, उससे ऊर्जा कुछ प्राप्त कर सके। और सूक्ष्म रूप से ये 72,000 नाड़ियों से फैलकर हर कोशिका तक पहुंच रही है, और जिसके माध्यम से
हमारा जो हर कोशिका जो है एक जीवित अंग है, जिसको हम कहते हैं कि एवरी सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी ना। हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्म जीवित जो संकल्पना है वो है कोशिका। तो जो कोशिका है उसको जीवित, उसको चेतनता प्रोवाइड करती है, उसको चेतन प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या होगा यदि इसके मार्ग में कुछ अवरोध आ गया है ना, यदि रोड ब्लॉक हो गया, रक्त प्रवाह कर रहा है, हम रोड से जा रहे हैं वाहन, और वहां रोड ब्लॉक हो गया, तो क्या करेंगे हम? या तो हम अवरोध इतना बड़ा नहीं होगा तो हम उसको हटा देंगे, कुछ पेड़ गिरा हुआ है तो उसको खिसका के साइड में कर लेंगे। लेकिन यदि रॉक्स गिर गई है, जैसे भूस्खलन हो गया उसमें ना, एवलांच हो गया वहां पे, तो क्या होगा? उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो फिर हमको कुछ ना कुछ धीरे 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 प्रयत्न करना पड़ेगा। यही प्राणायाम का उद्देश्य है। मतलब हमने एक उद्देश्य जान लिया कि जो प्राण 72,000 नाड़ियों में जो आए हुए अवरोध हैं उसको दूर करने के लिए हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि प्राण शक्ति जो हम ऊपर से ग्रहण कर रहे हैं, हमारी प्राण शक्ति तो खर्च हो जाएगी, हमको ऊपर से भी प्राण शक्ति लेने की जरूरत है जो उस मार्ग के अवरोधों को दूर कर पाए ना। तो हमने एक ये उसका उद्देश्य जान लिया कि हमको क्यों करना चाहिए। एक हम पतंजलि मुनि की तरफ चलें, तो पतंजलि मुनि जो है उन्होंने दूसरा ही सूत्र बताया है अपने जो समाधिपाद है, जो पहला ही जो उनके 195 सूत्र ही बताए हैं योग के बारे में, उसपे से जो दूसरा सूत्र है जिसके 4 चैप्टर्स हैं, जिसको हम लोग पाद बोलते हैं, उसमें जो समाधि पाद का दूसरा सूत्र है वो क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब योग का उद्देश्य क्या है? कि चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करना। चित्त में वृत्तियां मतलब क्या होती है? विचार, भावनाएं, इस सबको हम वृत्तियां कह सकते हैं ना। मतलब मन में जो भी चीज उत्पन्न हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो रही है, जिससे हम संवेदना ले रहे हैं उसके ऊपर से मन में विचार उठते हैं। तो योग का उद्देश्य क्या है? कि उठने वाली वृत्तियों को रोक देना, या उसमें फुल स्टॉप लगा देना, एटलीस्ट वो विचरण न करे ना। हठ योग में कहा गया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। तो इसको कैसे हम कंट्रोल में लाएं? तो ये हमारे महर्षि योगियों ने इसको समझा जाना, और इसके ऊपर काफी उन्होंने अनुसंधान किए, मतलब रिसर्च किए इसके ऊपर, अपने ऊपर ही किए। हालांकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट वो उनके एक्सपीरियंशियल जो अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने किया कि यदि हमको विचारों को नियंत्रण में लाना है तो अनेक अनेक साधन है। पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग में हर अंग में अलग अलग साधन बताए हैं, उसके से चित्त की वृत्तियों का निरोध कुछ प्रमाण में हर अंग में बताया गया है। और जैसे जैसे हम उसमें उत्थान करते रहते हैं, जैसे जैसे हम उसमें अग्रसर होते जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा चित्त शांत एकाग्र होता रहता है। उसके बाद एकाग्रता से भी हम ऊपर वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जिसको निरुद्ध अवस्था कहा जाता है। जिसके कारण हमारे जो शरीर पूरा चैतन्यमय हो जाता है, हमारा शरीर निर्विकार हो जाता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि उस स्थिति में हम समाधि को प्राप्त हो गए, समाधि की स्थिति को प्राप्त हो गए, मतलब आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो गए। उस समय आपको कोई भी द्वंद जो है वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता है ना, कोई भी द्वंद नहीं प्रभावित सकता। तो जो चौथा अंग है, पतंजलि ने बताया, चौथा अंग प्राणायाम को बताया है। और हठ योग में चतुरंग योग की बात करें तो आत्माराम सूरी जो हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं, उन्होंने इसको दूसरा अंग बताया है। और गहन संहिता की बात करें तो इसको प्राणायाम में पांचवा अंग बताया गया है ना। तो उन्होंने प्राणायाम की संकल्पना की, क्योंकि क्योंकि चित्त को हमको रोकना है, चित्त की वृत्तियों में उठने के विचार जो है उसको रोकना है या उसको गति देना है। क्योंकि मन क्या है, बहुत चंचल होता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है ना, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मन बहुत चंचल होता है उसको वश में कैसे करें, तो श्री कृष्ण ने अध्याय 6 तो उन्होंने क्या बताया है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। मतलब अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा। तो ये अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे, बट इसका अभ्यास पाठ हम कर लें।
तो हम प्राणायाम के माध्यम से इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, तो अभ्यास के द्वारा हम ये संभव कर पाएंगे। उन्होंने एक और चीज देखी है जो हठ योगिक ग्रंथ में लिखी है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब क्या होता है, जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हमारा जो चित्त है वो विचलित रहता है ना, चित्त में है। तो हम जब कंट्रोल कर लें, मतलब सांसों पे नियंत्रण कर लें, उसको अनुशासित कर लें, तो क्या होगा कि हमारी जो मन में उठने वाले विचार जो है वो भी एक केंद्रित होते जाएंगे, मतलब फोकस होते जाएंगे, और बार बार वो विचलेंगे नहीं ना। अक्सर यह एग्जाम्पल दिया जाता है कि मन की अवस्था कैसी होती है, तो वो होती है एक बंदर जैसी या एक वानर जैसी। और वो वानर भी कैसा, जिसने थोड़ा सा मद्यपान किया हुआ है ना। मतलब एक तो वैसे ही उसका स्वभाव चंचल, उसके बाद मद्यपान के बाद अपना मानसिक संतुलन भी लोगों को नहीं रहता, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। उसके ऊपर भी उसको बिच्छू ने काट खाया है। तो आप कहेंगे कि मतलब उससे भी विपरीत स्थिति, मतलब एकदम भयंकर स्थिति होती है हमारे मन में हमेशा। हर दिन में एवरेज करीब 60 से 70 हजार विचारों की उत्पत्ति होती है हर दिन में। तो इतने विचार जब उठते हैं तो मन एकाग्र कैसे हो पाएगा, है ना। एक विषय में लगा, जैसे बच्चा खेल रहा है एक खिलौने से, तो उसका मन उचट के फिर दूसरे खिलौने पे चले आता है ना। तो इस तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि वायु के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि यदि हमको कंट्रोल करना है तो हमको वायु के, और वायु तो हमारे साथ 24 घंटे है, 24 घंटे हम नींद में हो तब भी चलती रहती है, हम अनकॉन्शियस हो जाए तब भी सांसें चलती रहती है ना। क्योंकि सांसें नहीं चलेंगी तो हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे ना, कुछ तो कुछ डैमेज होगा। तो हमको सांसों पे ऊपर यदि कंट्रोल कर लें तो हम अपने चित्त को, उसमें उठने वाली वृत्तियों को, उसमें उठाने वाले विचारों को, भावनाओं को आदि को हम कंट्रोल में कर पाएंगे और एकाग्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब जो भी हमने सोचा है उस ध्येय के प्रति हम एकाग्र हो पाएंगे। यदि बच्चा ध्यान देकर पढ़ाई न करे तो क्या होगा, वो पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी तरह हमको इसके ऊपर ध्यान देना है ना। तो अभी एक और स्रोत कहा गया कि जब तक सांस चल रही है तब तक ही जीवन है ना। तो एक एक रीजन हमको ये मिल गया कि हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, और दूसरा हमको रीजन मिल गया कि प्राण शक्ति को के माध्यम से हमको जो हमारे नाड़ियों में जो है का चेतनता बढ़ानी है, और कोई अवरोध होंगे उसको भी निकालना है ना। तो एक और श्लोक है एक और सूत्र है इसमें हठयोग प्रतिक्रिया में। उसमें कहते हैं कि उस स्रोत को मैं पढ़ दूंगा। एनीवे मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ना उसमें लिखा हुआ है कि जैसे यदि हम अयुक्त अभ्यास करें प्राणायाम का, तो हमारे शरीर में दुख जाएंगे नहीं, बल्कि और दुख भी आ सकते हैं, और पीड़ा भी हो सकती है, और रोग भी आ सकते हैं। हमारे अयुक्त अभ्यास योगे न सर्व रोग समुद्भव। और प्राणायाम प्राणायाभ्यास योगे न सर्व रोग क्षयम भवेत। तो ठीक से मुझे याद नहीं है, मैं करके उसको ग्रुप में भी भेज दूंगा उसको। तो ये जो श्लोक है इसका मतलब है कि युक्त अभ्यास करने से आपको सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपके शरीर से, आपके मन से जितने भी विकार है वो सब दूर हो जाएंगे। और यदि अयुक्त अभ्यास किया, आपने उल्टा सीधा कर दिया प्राणायाम के बारे में, क्योंकि सांसों से ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो श्वसन तंत्र एक इम्पॉर्टेंट तंत्र है, उससे हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम किसी योग जो गुरु है उससे हम सीखे, उसके बाद हम अपने आप भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसके बारे में कैसे, तो उसको कैसे हम वश में करें, उसके बारे में भी हठ योग में एक सूत्र है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्य शनै शनै। मतलब जैसे सिंह, वाघ या गज, गज मतलब हाथी,
उसको हम वश में कैसे करते हैं, ये रिंग मास्टर कैसे वश में करता है, तो धीरे धीरे ही करता है, उसको वश में करता है ना। तो वैसे ही हमको अपनी वायु को, मतलब हमारी जो सांसों को नियंत्रण में धीरे धीरे ही करना चाहिए, अभ्यास के द्वारा ही करना चाहिए ना। ठीक है। तो अभी 25 है, अभी और चलते हैं आगे। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अभी हमने देख लिया कि क्यों जरूरी है इसको, है ना, प्राणायाम करना क्यों जरूरी है, और क्यों क्यों उसको सीखने के बाद अपने आप करना जरूरी है। मतलब सीखने के बिना, केवल बिना सीखे हुए किसी ने बता दिया, लेकिन उसमें रीजन नहीं बताया, उसने करेक्ट प्रोसीजर नहीं बताया, तो उसके करने से आपको हानि हो सकती है। तो आप जिस भी गुरु से सीखे तो देखें कि करेक्ट प्रोसीजर है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है ना। तो परिभाषा जो है, वो 3 परिभाषा इसमें आई है। हम यदि मुनि पतंजलि की बात करें, तो पतंजलि इसकी इसके प्राणायाम के बारे में 5 सूत्र हैं इसके, है ना। पतंजलि के जो 5 सूत्र हैं, उसमें से जो पहला सूत्र है वो बताता है कि प्राणायाम क्या है। तो उन्होंने कहा है कि पहली डेफिनेशन दी, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम है। मतलब जो उसके बाद, तस्मिन सती उन्होंने कहा है, तस्मिन सती मतलब उसके बाद, उसके बाद क्या है, तो तीसरा अंग जो है वो आसन है। मतलब आसनों में सिद्धि करने के बाद ही उनको प्राणायाम करना चाहिए। मतलब जब भी हम करें तो हमको आसनों की आवश्यकता पड़ती है, किसी आसन में बैठकर हमको करना है। तो जो आसन है उनको हम यूजुअली कहते हैं, प्राणायाम में लगने वाले आसनों को कहते हैं आधार आसन। तो उन आधार आसन को करके ही हमको प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। उसमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद, उसमें जय प्राप्त करने के बाद, तो जय कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम पूरे जो आसनों में, आसनों की बताई हुई टेक्निक है और उसके जो लाभ है, तो उसके माध्यम से ही हमको करना चाहिए। मतलब पहला जो आसनों का सूत्र है, उसमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। जब भी हम कोई आसन करें तो उसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप आसन बराबर नहीं कर रहे हैं, और वो स्थिर नहीं है, आसन गतिशील है। तो उसको हम आसन की, टेक्निकली हम आसन की परिभाषा में नहीं ले सकते। हालांकि कुछ लोग, कुछ योगाचार आजकल उसको गतिशील आसन बोलने लग गए हैं। लेकिन जब हम पतंजलि की बात करें, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसमें स्थिरता होना जरूरी है। उसके बाद उसकी तकनीक का भी ज्ञान होना हमको जरूरी है। तकनीक में क्या उन्होंने बताया कि आसनों की सिद्धि के लिए क्या तकनीक उपयोगी है, तो वो है 2 चीजें, कि उसमें प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए। मतलब हमारे एफर्ट्स जो है, जो हमारा जो बल लगा रहे हैं उसको मेंटेन करने में, तो बल का प्रयोग कम से कम हो। हमारी शारीरिक जो बल लगा रहे हैं उस आसन को लगाए रखने में, वो कम से कम हो। और दूसरा है अनंत समापति भ्याम, मतलब हमारा जो ध्यान है वो अनंत समापति, मतलब उस परम परमात्मा की ओर आकर्षित हो, लगा रहे। लेकिन वो तो हम तत्व जानते नहीं है, हम तो सामान्य साधक हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम कम से कम सांसों के ऊपर तो ध्यान लगा सकते हैं। तो हमको आसनों के बाद सांसों के ऊपर ध्यान लगाना भी जरूरी है, जिससे हमारा चित्त जो है थोड़े समय के लिए ही सही, क्योंकि आसनों को हम बहुत देर तक नहीं बना पाएंगे जब अभ्यास हमारा बराबर न हो। तो हम अक्सर देखते हैं कि कक्षाओं में कुछ ज्यादा ज्यादा 1 मिनट तक लोग अभ्यास करते हैं, उतना भी नहीं कर पाते। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा समय है एक एक आसन के बारे में लगाए रखने का, स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक लगाए रखने की बात कर रहा हूं मैं। तो वो नहीं रख पाते। और ऐसा करने से हमारे मन में जितने भी द्वंद्व उठते हैं, मतलब द्वंद्व कब उठते हैं, जब हमारा जो है निर्णय शक्ति कमजोर होती है ना, तब होते हैं ना। तब हमारे मन में द्वंद्व उठते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, ये मैं करूं या ना करूं, ये दिन है या रात है, ये मेरे लिए भला है या मेरे लिए हानिकारक है। इस तरह के जो द्वंद्व उठते हैं वो भी आसनों के द्वारा बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज होने के बाद ही हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो उसका दूसरा जो था, वो था श्वास प्रश्वास। श्वास हम कहते हैं सांस को अंदर ग्रहण करने के लिए, इनहेलेशन को हम श्वास कहते हैं, और प्रश्वास जो कहते हैं हम एक्सेलेशन को कहते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं और सांसों को अंदर लेते हैं, तो उसकी गति में विच्छेद करना। गति में विच्छेद करना मतलब जैसी सांस चल रही है उसकी गति ज्यादा बढ़ाना या कम करना,
या रोक देना, मतलब उसको हमको अनुशासित करना, अपनी मर्जी के अनुसार उसको अनुशासित करना, यही प्राणायाम है ना। ये उसकी डेफिनेशन हो गई महर्षि पतंजलि की बात। उसके बाद दूसरे और तीसरे श्लोक में उसने उसके प्रकार बताए हैं ना। उसके प्रकार कैसे बताए हैं उसको, तो उन्होंने बताया है कि बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है ना। तो ये जो होता है इसके अर्थात इन्होंने तीन चीज बताई है कि प्राणायाम के प्रकार तीन है। पहले जो इसमें है, एक बाह्य वृत्ति, एक है अभ्यंतर वृत्ति, और एक है स्तंभ वृत्ति। बाह्यतर वृत्ति मतलब क्या है, जब सांस बाहर निकल रही है, जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम बाह्यतर, बा- बाह्याभ्यंतर बाह्य वृत्ति, सॉरी। और अभ्यंतर वृत्ति में जब सांसें अंदर है, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम अभ्यंतर वृत्ति। और स्तंभ वृत्ति क्या है कि उसको रोक देना, उसको रोक देना, इसको हम सामान्य भाषा में कुंभक कह सकते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे उसके क्या क्या उसके चरण होते हैं उसके प्राणायाम के, उसको हम कहेंगे। उसको किसी भी स्थान पर, मतलब देश को किसी भी समय, या प्रश्वास करते समय, या श्वास लेते समय, और या संख्या के अनुसार, मतलब उसके कितने आवर्तन करना है, इस तरह हम उसका अभ्यास करेंगे इन तीनों चीजों का। मतलब अभ्यंतर वृत्ति, सॉरी अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि ये सांसें जो है दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएंगे। मतलब डीप इनहेलेशन हम करने लगेंगे, जो कि लंबी गहरी सांस जिसको हम बोलते हैं, वैसा होने लगेगा, है ना। तो ये उसका दूसरा सूत्र है। इसमें तो इन्होंने तीन तीन प्रकार के ही प्राणायाम बताए, लेकिन जो दूसरे प्रकार के प्राणायाम जो पतंजलि ने बताए हैं, वो कौन से हैं, तो वो है चौथा प्राणायाम, जिसको कहते हैं बाह्याभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्था। मतलब चतुर्थ प्राणायाम जो है कि जो बाह्य और अभ्यंतर, मतलब जो सांस बाहर निकालने वाली वृत्ति है, जो अंदर लेने वाली वृत्ति है, इसके साथ साथ देश काल और संख्या, मतलब किस स्थान में है सांस, कितने काल तक है, और कितनी बार उसका आवर्तन कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर, उन सब विषयों को छोड़कर अपने आप ही जब सांस रुक जाती है तब तो उसको कहेंगे बाह्याभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्था, इस तरह कहेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये प्राणायाम जो है ये प्रचलित नहीं है। तो कौन से प्रचलित है, तो जो प्राणायाम हमको हठ योग में बताए गए हैं ना, तो हम इस वर्कशॉप में हठ योग में जितने भी प्राणायाम बताए हैं, जिसमें भी हठ योग प्रदीपिका में बताए हुए प्राणायाम है, उन्हीं को हम ध्यान करेंगे ना, उन्हीं को हम इसके बारे में दिखाएंगे। तो वो कौन कौन से प्राणायाम है, तो वो 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जिसमें जो पहला प्राणायाम है वो सूर्य भेदन, फिर उज्जाई, फिर शीतली, फिर शीतकारी, और उसके बाद भ्रमरी, उसके बाद भस्त्रिका, और प्लाविनी, और मूर्छा। मूर्छा और प्लाविनी, एक्चुअली ऐसे 8 प्राणायाम है। तो इसके बारे में हम इसको सीखने वाले हैं ना, इसको सीखने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसको करने से पहले हमको कुछ चीजें सीखनी जरूरी है। तो आज हम क्या सीखेंगे, तो हम कुछ इसमें हम आसन सीखेंगे। कौन से आसन, आधारासन। वे आसन जो हमको ये करते समय लगाने चाहिए, आप प्राणायाम करते समय लगाने चाहिए। तो आधारासन भी हमको लंबे समय तक हम बनाए रखें तो उसका फायदा होगा, है ना। तो इसमें कहा जाता है कि प्राणायाम के लाभ भी बता दें कि इसके द्वारा जो है पतंजलि मुनि ने दो दो लाभ बताए हैं। एक तो बताया है कि इसके द्वारा धारणासु च योग्यता मनसः, मतलब जो धारणा, जो छठवां अंग है अपने पतंजलि योग का, उसमें जाने की योग्यता बन जाती है। मतलब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि थोड़े समय तक ही सही, धारणा मतलब थोड़े समय तक ही सही, हम ध्यान लगा पाने में सक्षम रहेंगे ना।
तो ये पहला दिखा है। और एक लाख बताया इसको, ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम, मतलब जो हमारे मन मस्तिष्क पे, हम कह सकते हैं मन के ऊपर ही कह सकते हैं, कि जो अज्ञान या अविद्या का जो आवरण हमारे मन मस्तिष्क पे बना हुआ है, उसको यह प्राणायाम दूर करता है। मतलब हमारी जो इम्प्रॉपर नॉलेज है, जिसको हम कहेंगे कि अपूरा ज्ञान, तो उसको भी दूर करता है उसको ना। और हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हम अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। यदि हमारे चेहरे पर धूल जमी हो, या चेहरे पर कहने की जगह हम कहें कि मिरर के ऊपर धूल जमी हो, तो क्या हम अपना चेहरा बराबर देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे ना। वो नहीं देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे? इसलिए नहीं देख पाएंगे कि धूल जमी हुई है। जब वो धूल हट जाएगी तो हमारा चेहरा बराबर दिखने लग जाएगा। तो प्राणायाम के अभ्यास से एक तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना संभव हो जाएगा, क्योंकि हम सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। और दूसरा जो है, हमारी बुद्धि भी जागृत होगी, विवेक बुद्धि भी जागृत होगी, हम अनेक अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे ना। और हठ योग में घेरन संहिता में इसको बताया है कि इससे हमको अंग लाघवम, अंग लाघवन मतलब इससे हमारे शरीर की जो है लघुता आती है। शरीर की लघुता कैसे आती है? एक तो हमारे शरीर से जो दोष है वो निकल जाते हैं ना, स्थूल रूप से जो दोष है वो निकल जाते हैं, मानसिक रूप से जो दोष है वो निकल जाते हैं। उससे हमको ये आती है लाघवम, मतलब हल्कापन महसूस होता है। हमारी हार्ड डिस्क यहाँ जो है, जो भरी हुई है कचरे से, वो खाली हो जाती है उसके माध्यम से। तो हमको लाइट फील होता है, हमारा पेट साफ हो जाता है, तो उसके माध्यम से हमको लाइट फील होता है। इसके साथ हमारे शरीर में जो अ, कोशिकाओं में जो मल भरा हुआ है, उत्तकों में जो मल भरा हुआ है, मतलब अपनी टिश्यूज में जो ऑर्गन्स में जो मल भरा हुआ है, वो साफ हो जाता है। हमारी जो 72,000 नाड़ियों हैं उसमें से अवरोध दूर हो जाता है। उसके कारण हमको जो लाघवम जो है फील होता है। लाघवम मतलब हल्कापन फील होता है। इससे ये भी कहा जाता है कि इसके द्वारा जितने भी दोष है वो निकल जाते हैं इसके ना। इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, मतलब प्राण को कंट्रोल करने से हमारे जो इंद्रियों के जितने भी दोष है वो जल जाते हैं। ऐसे ही एक प्राणायाम में नहीं वो प्रशिक्षन्ति मला इति, मतलब प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा जितना भी मल है हमारे शरीर से वो दूर हो जाता है ना। तो कैसे दूर हो जाता है? तो दूर हो जाने का कारण ये है कि कारण नहीं कहता, तो यदि लंबे समय तक हम अभ्यास करें, जैसे ऋषि मुनि करते थे, तो उनको शौचालय के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो क्या करते थे? प्राणायाम के अभ्यास से ही, जैसे कुछ प्राणायाम है जो शरीर में हीट पैदा करते हैं, तो उसको हीट को पैदा करके, जैसे हम सूर्य भेदन प्राणायाम की बात करें, तो उससे हमारे शरीर में उष्णता की निर्माण होती है, हमारी सूर्यांग डेवलप होता है, हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, और सूर्य नाड़ी भी हमारी काम करने लग जाती है उस समय। तो उसके उस समय जितने भी दोष है वो जल जाते हैं। तो हमारा मल मूत्र जो है वो जल के नष्ट नष्ट हो जाता है, तो वो वेपराइज हो जाता है, वो सांसों के द्वारा निकल जाता है। हम जो सांसों के प्राणायाम में जो सांसों का अभ्यास कर रहे हैं, इसके द्वारा नष्ट हो जाता है ना। तो ये इससे भी लाभ मिलते हैं हमको, इसको है ना। तो इसकी केवल एक एक चीज और बताऊंगा मैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि 40 को ये है। इसको योगियों ने जो बताया, हठ योगियों ने जो बताया है, वो दिन में 4 बार करने की सलाह दी है। 4 बार करने की सलाह दी है। 4 बार कब? तो हर 6 घंटे बाद, मिडनाइट से लेकर, मिडनाइट को एक प्राणायाम का अभ्यास किया, फिर 6 बजे किया, और उसके बाद 12 बजे किया, उसके बाद फिर शाम को 6 बजे किया। तो ये रिपीटिशन उसको करना है। और कितनी बार करना है? तो 80 बार उसके आवर्तन करना है, मतलब उसके राउंड जो है, प्राणायाम के राउंड जो है 80 बार करना है। किसी भी एक प्राणायाम के करें आप, जरूरी नहीं कि आपको ना ये 8 प्राणायाम करने पड़ेंगे। किसी भी एक प्राणायाम के आप 80 आवर्तन करेंगे। और वो एक आवर्तन कितने देर देर तक चलना चाहिए? तो 2 घटी तक, मतलब ऑलमोस्ट 48 × 2 मतलब 96 मिनट तक वो रहे, मतलब 3 घटी तक रहना चाहिए। मतलब 144 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटा। 144, 2 घटी नहीं, 3 घटी। एक घटी होती है 48 मिनट की। तो 144
मिनट्स तक चलना चाहिए। मतलब इतना अभ्यास करने की दी है। आजकल हम अपने जीवन में इतना नहीं कर सकते, लेकिन जितना संभव होगा उससे हमको लाभ तो जरूर मिलेंगे यदि हमने करेक्ट उसका अभ्यास किया तो, है ना। तो इसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि इसके 3 स्तर हैं। प्राणायाम के 3 स्तर हैं। यदि हम कनिष्ठ स्तर पर भी पहुंच जाएं तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं ना। जब हम सांसों को अंदर ग्रहण करके 12 सेकंड तक हम अंदर ग्रहण करें, हम पूरा कर पाए सांसों को 12 सेकंड तक निरंतर एक गति एक लय से हम ले पाए, और उसके बाद 48 सेकंड तक उसको रोकें और 24 सेकंड में मतलब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें, तो वो होगी अधम गति। मतलब हम कनिष्ठ स्तर पर पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे हम ग्रेजुएशन है तो उसके फर्स्ट ईयर में पहुंच पाएंगे, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाने के लिए थोड़ा इसमें 12 से 16 करना पड़ेगा। मध्यम सेकेंड ईयर में पहुंचने के लिए 16, उसके बाद 64, और उसके बाद 48। वो रेशियो के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो हम पहुंच पाएंगे मध्यम स्तर पर। उत्तम स्तर पर करेंगे तो 20 सेकंड तक हमको सांसें निरंतर लेनी है, 80 सेकंड तक रोकनी है, मतलब लगभग 1.5 मिनट तक रोकनी है। उसके बाद हमको 40 सेकंड तक निकालनी है। तब हम इन स्तरों पर पहुंच पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं इस वर्कशॉप में भी जो हम जितने भी साधक हैं उनमें से कोई भी इस गति को मेरे ख्याल से प्राप्त नहीं कर पाया होगा अभी तक। तो इसके साथ अब मैं चूंकि 7:40 हो गए, 7:40 के बाद हमको अभ्यास करना है। अभ्यास करना है मतलब अभी आज आप देखेंगे, कल सुबह प्रातः काल जो शुरू होगा तो उसको अभ्यास के साथ होगा शुरू। तो हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा आशीष जी को। तो आशीष जी वो प्रैक्टिस मुझे बताएं। कुछ प्रैक्टिसेस हमको करनी है जिसके द्वारा हम श्वसन तंत्र को मजबूत, पहले सॉरी आधार आसन पहले करेंगे, उसके बाद हम श्वसन तंत्र को मजबूत कैसे करते हैं वो कुछ हम आसन और कुछ क्रियाएं देखेंगे ना। तो आशीष, आर यू रेडी? यस। तो तो हम आधार अभी हम आसनों से जो, शुरू करें। जी, पहले आधार आसनों से शुरू करें। तो हम आधार आसनों में केवल हम लेंगे पहले तो सुखासन लेंगे। जो हम जैसे आराम से पालथी मार के जो बैठ जाते हैं उसको सुखासन है। तो उसको एक बार दिखा दें। तो ये सुखासन है। तो केवल हमको ये ध्यान देना है कि पीठ सीधी रहे अपनी ना, और हमारी जो धड़ है, हमारी जो टॉर्सो है, सिरो का सॉरी मतलब जो समकाया शिरोग्रीवम, मतलब हमारी जो काया है, हमारा जो धड़ है, हमारा टॉर्सो है, हमारी गर्दन जो है और हमारा जो सिर है एक लेवल पे रहे ना, इस स्थिति में आपको बैठना है। ठीक है। तो ये थे सुखासन। ये मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप के सभी लोग कर सकेंगे ना। इन जो योग करते हैं वो भी कर सकेंगे, जो योग नहीं कर सकते वो भी कर सकेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको घुटनों की तकलीफ होगी, तो उनके लिए केवल ये एक्सेप्शन है कि वे उसको किसी चेयर पे बैठ कर करें। लेकिन उनको भी आग्रह रहेगा कि उनकी पीठ सीधी रहे। उनका जो टॉर्सो है, उनका जो धड़ है, उनकी जो ग्रीवा है, उसका जो सिर है, न बाईं तरफ झुका रहे, न दाईं तरफ झुका रहे, न आगे की तरफ झुका रहे, न पीछे की तरफ झुका रहे। तो ये तीनों चीजें जो है एक चीज में होनी जरूरी है। तो ये था सुखासन। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्ध पद्मासन का। अर्ध पद्मासन के लिए ये अपने पैरों को पहले इसके रिलैक्सेशन स्थिति में आ जाएंगे। ये है बैठने की स्थिति जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। जब भी हमको आराम करना पड़ेगा, जब भी हम थक जाए, जब भी हमारी सांसें चढ़ जाए, तो हमको इस स्थिति में आराम करना जरूरी है। तो इस स्थिति में हमको पहले अर्ध पद्मासन में जाने के लिए हमको गर्दन सीधी करनी है। हमको पीठ को सीधी कर लें, हाथों को शरीर के साथ में लगा लें, उसके एकदम लेवल में रहे, पीठ के लेवल में रहे। तब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें, एक एक करके दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें। अभी घुटने से दाहिने पैर को मोड़ना है और अपना जो हील्स है उसको अपने नितंबों के पास लाना है, पेरियम के पास। उसके बाद दोनों हाथों के सपोर्ट से उसको उठाकर, थोड़ा सा एड़ी को घुमाकर उसको ऊपर उठाकर बाई अपनी जंघा पर रख देना है। उसको उठाकर बाई जंघा पर रख देना है ना। उसके बाद एक बार रख दिया, आपके घुटने जमीन पर टच रहे, दाहिना घुटना जमीन पर टच रहे। उसके बाद बाएं पैर को भी मोड़ना है। उसको मोड़कर दोनों हाथों की सहायता से उसको
अपने दाहिने जंघा के नीचे डाल ले। ये हो गया अर्ध पद्मासन। इस स्थिति में भी आपकी जो है समंकाया शिरोग्रीवम, जो है आपकी काया, सिर और धड़ जो है वो एक सीध में हो, तो ये है अर्ध पद्मासन। जो ये लगा सकते हैं वो ये आसन लगाए। तो ये सब चॉइस दे रहे हैं आपको, है ना। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ये सब आप कर सकते हैं। और जो घुटनों की तकलीफ वाले हैं उनको ही केवल हमने ये सुविधा दी है कि वो चेयर पर बैठ कर सके। अभी इसके बाद हम इसके अगले आसन पे चलेंगे जिसको कहेंगे पद्मासन। पद्मासन में फिर एक बार उसी स्थिति में आएंगे। तो दंडासन की स्थिति है। इसके बाद दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़कर उसको ऊपर उठाएंगे और एड़ियों को ऊपर घुमाकर उसको बाई जंघा पर रखेंगे ना। पैरों को बाई जंघा पर रखेंगे। एक बार स्थित हो जाए तो उसके बाद बाएं पैर को मोड़ना है। बाएं पैर को मोड़कर, अभी पहले हमने नीचे रखा था दाई जंघा के ऊपर, अभी दाहिनी जंघा के ऊपर उठाकर रखना है दोनों हाथों से एड़ियों को थोड़ा घुमाकर। तो ये पद्म जैसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में हाथों को हम या तो द्रोण मुद्रा में रखेंगे, हमारे घुटनों पर रखेंगे, इसको द्रोण मुद्रा है। हम इसको ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं इसको, इसमें हमारा अंगूठा और जो हमारी तर्जनी है वो मिली हुई है और तीनों उंगलियां सीधी रहे और वो हाथ जो है हमारे जो कोहनी है वो घुटनों पर रहे। तो ये हो गया हमारी ज्ञान मुद्रा। और तीसरी मुद्रा हो सकती है जिसको हम पद्म मुद्रा कहेंगे, इसके अलग नाम भी हैं। पद्म मुद्रा में हम बाएं हाथ को नीचे अपनी इसके अंगूठा सामने की तरफ, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे, जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध या महावीर इस स्थिति में रहते थे, तो उस स्थिति में हम उसको रखेंगे। तो ये हो गया पद्मासन। तो ये पद्मासन हो गया और इसमें पद्म मुद्रा भी लगा दी हमने ना। इसको ब्रह्म मुद्रा भी कहा जाता है किस बिहार स्कूल ऑफ योग में। तो इसके बाद आधार आसन को छोड़ देंगे अभी इसको उल्टे ढंग से, उल्टे रिवर्स ऑर्डर में। पहले जो अपना बायां पैर है उसको नीचे गिराकर तो सीधा कर लेंगे, फिर दाहिना पैर भी सीधा कर लेंगे, फिर दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ पैरों को फैलाकर और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर गर्दन और सिर को पीछे झुका देंगे। ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन पोजीशन। तो हमने पद्मासन तक सीख लिया। अभी हम स्वस्तिकासन सीखेंगे। तो स्वस्तिकासन को हम तो गर्दन सीधी करना है, पीठ सीधी करना है, हाथों को शरीर के साथ में ले आए। अभी इस स्थिति में ही वो घुटनों से अपना दाहिना पैर मोड़ेगा, घुटनों से ही दाहिना पैर मोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो बाई दाहिनी एड़ी है वो बाई जंघा के साथ लगाना है। बाई जंघा के साथ पूरी एड़ी टच हो अपनी, और हील्स जो है पेरिनियम के पास में, मतलब हमारे गुदाद्वार के आसपास रहेगा। उसके बाद हमको बाएं पैर को भी मोड़ना है। उसको मोड़कर हम उसको उठाकर ऐसे रखेंगे कि जो हमारी जो बाई जंघा है और हमारा जो ये पिंडलियां है उसके बीच का जो गैप है उसमें हम अपनी छोटी उंगली फंसा देंगे उसको, है ना। और उसके बाद जो हमारा जो बाई जंघा है वहां से हम हाथ डालकर अंगूठे को ऊपर खींच लेंगे, मतलब हम उसको लॉक कर देंगे, इसको अंगूठे को ऊपर खींचा। तो ये स्थिति हो गई, ये हो गई स्वस्तिकासन। इसमें क्या देखा हमने पद्मासन और इसमें क्या अंतर देखा कि अभी हमारा जो ट्रायंगुलर बेस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। ट्रायंगुलर बेस थोड़ा बढ़ गया है, मतलब जब हमारा बेस ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट का बेस है वो बढ़ने की वजह से क्या है, हम उस पर ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। मतलब पद्मासन की अपेक्षा हम स्वस्तिकासन ज्यादा देर तक लगा पाने में सक्षम होंगे। तो यदि हम शुरू शुरू में हो सकता है तकलीफ हो ये स्वस्तिकासन लगाने में, लेकिन बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हमारे को ये संभव हो पाएगा। इसमें भी हमारी पीठ, गर्दन और धड़ जो है एक सीध में रहता है। इसमें भी हाथों की वही मुद्रा बना सकते हैं, द्रोण मुद्रा लगाए हुए हैं आशीष। इसके बाद हम इसको पद मुद्रा भी लगा सकते हैं या हम ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं ना। तो ये सब ऑप्शनल है, इसमें से कोई भी मुद्रा आप लगाना चाहें वो आपके लिए संभव हो पाएगी। तो ये था अपना स्वस्तिकासन। इसका अभ्यास आप आज समय मिला तो आज करेंगे, और आज समय नहीं मिलेगा तो कल सुबह सुबह इसी से शुरुआत होगी। आप सभी इसका अभ्यास पहले करेंगे, उसके बाद जो भी हम नया सिखाना हो के बाद सिखाएंगे हमको ना। तो ये अभ्यास आपसे बराबर कराया जाएगा ताकि आप भी इसको अपने आप
करने में सक्षम हो। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देंगे तो पहले हम घुटनों को, घुटना जो सॉरी अपना जो अंगूठा जो ऊपर उठाया था उसको नीचे करेंगे, तो अपना बायां पैर जो फ्री हो जाएगा उसको दाहिना पैर फ्री हो जाएगा, तो दाहिना पैर को सीधा कर लेंगे और उसके बाद बायां पैर को भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये था स्वस्तिकासन। तो अभी हम एक और आसन सीखने वाले हैं, आधारासन, जिसको कहेंगे हम सिद्धासन। सिद्धासन ये आसनों में सबसे उत्तम कहा गया है सिद्धासन, क्योंकि इसमें हम लंबे समय तक रह सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसमें स्वस्तिकासन से भी ज्यादा अपना ट्रेंगुलर बेस जो हो जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट वो बढ़ जाएगा। तो सिद्धासन में बैठकर हमको न केवल प्राणायाम करने में आसानी होगी, पर हमको ध्यान धारणा समाधि लगाने में भी इसमें आसानी होगी, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें हमको एडी को अपने जन्नांगों के नीचे या पेरिनियम के भाग में, गुदाद्वार के पास जन्नांगों के नीचे उस भाग में, जो पेरिनियम कहा जाता है, जो गुदाद्वार और जो हमारा जो जन्नांग है उसके बीच का जो भाग होता है, शिवनी जिसको कहा जाता है हिंदी में, उस भाग पर हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे स्वस्तिकासन में लगाया था वैसे ही हमको इसको करना है, लेकिन जंघा में टच न करके हमको एड़ी को और जन्नांगों के नीचे तक ले जाना है ना। तो इसी स्थिति में हम दाहिने पैर को मोड़कर पहले उसको शिवनी के पास ले जाएंगे और देखेंगे जन्नांगों के नीचे है। और पुरुषों के लिए भी यही मतलब इंस्ट्रक्शन है, और महिलाओं के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। तो पेरिनियम के भाग में जो हमारा गुदाद्वार है और जो हमारे जन्नांग है उसके बीच का जो भाग है वहां हमारी एड़ी टच होगी। उसके बाद हम दूसरे पैर को भी मोड़ेंगे, दूसरे पैर को भी मोड़ना है, उसको ऊपर उठाना है और उसको थोड़ा एड़ी को घुमाकर एड़ी के ऊपर एड़ी रखनी है, मतलब जन्नांगों के ऊपर ये एड़ी आएगी। अभी ये जो बेस है थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा ना, जो ट्रेंगुलर बेस है वो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सिद्धासन। जब अभ्यास नहीं होता तो इनिशियली में तकलीफ आती है, लेकिन हमने देखा कि वो बेस हो गया, इससे हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी हमारे सपोर्ट करेगी उस आधार आसन को बनाने में। तो ये है सिद्धासन। इसको आसनों का राजा कहा जाता है, स्पेशली आधारासनों का राजा है ना। वैसे तो आसनों का राजा कहने की प्रथा है, कोई सर्वांगासन को बोलते हैं, कोई शीर्षासन को बोलते हैं, लेकिन यौगिक ग्रंथियों में सिद्धासन को उनका राजा कहा गया है, या उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ना उसको, ना। तो इसको छोड़ने के लिए उसके रिवर्स ऑर्डर में ही छोड़ना है हमको। उसको धीरे धीरे उसको अपना पहले जो ऊपर वाला पैर है उसको निकालेंगे नीचे, उसको सीधा कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पैर को भी सीधा कर लेंगे। तो ये था सिद्धासन। तो इसमें से कोई भी आसन जो आप लगा पाए, अभ्यास हम सबका करवाएंगे, सभी आसनों का अभ्यास करवाएंगे, लेकिन आपको ये आसन जो है वो उसमें से जो कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। अभी हम कुछ क्रियाएं या कुछ आसन जो है हम बताएंगे, जिससे हमारी श्वसन तंत्र जो है, क्योंकि प्राणायाम का संबंध जो है श्वसन तंत्र से है, तो श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए हम कुछ आसन आपको बताएंगे। तो कुछ क्रियाएं बताएंगे। तो सबसे पहले है कपालभाति। कपालभाति के लिए हमको पद्मासन में बैठना ज्यादा उपयुक्त होता है। तो यदि आशीष आप पद्मासन लगा ले, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, आप अपने आप पद्मासन लगाएं। अभी इस स्थिति में कपालभाति में हम क्या रिकमेंड करेंगे कि आपके हाथ द्रोण मुद्रा में रहे ना, और आपकी जो कोहनियां है वो सीधी रहे ना, वो मुड़ी ना रहे ना, ताकि आपके जो कंधे से है वो आपको पीठ सीधी रहने में मदद करे। भी इसमें हमको क्या करना है, सांसों को अंदर ग्रहण करना है, सांसों को अंदर ग्रहण करना है, पूरी हमारी फेफड़ों को भर लेना है, और उसके बाद फेफड़ों को ऊपर रखते हुए ही हमको सांसों को बाहर निकाल लेना है ना। मतलब फेफड़े ऊपर ही रहे, हमारी चेस्ट ऊपर ही रहे, और हमको उसको सपोर्ट देना, ऊपर रखने के लिए सपोर्ट देना है। तो हमारी कोहनियां सीधी है और हमारे हाथ द्रोण मुद्रा में है ना, इस तरह जो आप आशीष को देख रहे हैं उस मुद्रा में है। अभी इस स्थिति में हमको कुछ समय तक सामान्य सांस ग्रहण करनी है, सामान्य सांस ग्रहण करनी है। श्वास और प्रश्वास कुछ समय तक चलने दें।
ताकि आपके पेट की मूवमेंट चलती रहे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको छाती को क्यों ऊपर उठा रहे हैं, ताकि आपका डायफ्राम की मूवमेंट जो फ्री रहे। अभी हम कपालभाति की जो स्ट्रोक्स लगाने वाले हैं उसमें आपका जो छाती के पिंजरा जो है, रिब केज जो है, उसका वजन डायफ्राम पर न पड़े, वो फ्रीली मूव करता रहे, इसलिए हमने चेस्ट को ऊपर उठा लिया है। अभी हम केवल 20 तक ही स्ट्रोक देंगे, तो 20 तक स्ट्रोक देने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो तब स्ट्रोक चालू करेंगे और 20 होने के बाद आप रोक देंगे ना। आशीष जी, आप स्ट्रोक शुरू करें। 1, 2, हाँ अपने आप करें अभी 20 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रोक दे स्ट्रोक को पहले। इस समय कपालभाति का ज्यादा समय तक हम जब देते हैं तो हमारी जो सांसें कुछ समय तक रुक जाती हैं ना, अब देखेंगे, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है उसमें ना। तो इसको रोकने के लिए आप थोड़ी देर तक शांत बैठ जाए, और उसके बाद जब सांसें सामान्य गति से चलने लग जाए तो धीरे से अपनी छाती जो है नीचे ले आए ना। ठीक है, अभी भी आपके जो हाथ है द्रोण मुद्रा में है, उसी स्थिति में है, आपकी पीठ जो है सीधी है। तो ये थी कपालभाति। अभी हम दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे, जिसको कहते हैं हम वो क्रिया नहीं है, वो मुद्रा है, उसको कहेंगे हम तड़ागी मुद्रा। इसके लिए हमको पीठ के बल लेटना पड़ता है ना। तो ये क्रिया वैसी ही है जैसे हम खड़े रहकर उड्डयन बंद लगाते हैं या बैठकर उड्डयन बंद लगाते हैं, लगभग वैसी ही क्रिया है ये ना। इसको हम कहेंगे तड़ागी मुद्रा, क्योंकि इसमें हमारा पेट का आकार जो है एक तड़ाग मतलब एक तालाब की तरह हो जाता है। तो इसमें हमको यही करना है कि पहले हमारे पीठ के बल लेट जाना है, उसके बाद पैरों को मोड़ लेना है। घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे तो ज्यादा अच्छा है, घुटने पास रहेंगे तो ठीक नहीं है। तो अभी क्या है कि इस समय आपका एब्डोमेन जो है मूवमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है ना इस समय। तो इसमें हम उड्डयन बंद लगाने की ही क्रिया करेंगे, जिसमें हमको पूरी तरह से श्वास पहले एक बार लेना है, उसके बाद एक बार पूरी तरह से छोड़ देना है, मतलब अपने फेफड़ों की हम पूर्ण क्षमता को यूटिलाइज कर लें। उसके बाद हम धीरे धीरे सांसों को भरेंगे और फिर पूरी तरह से दूसरी बार छोड़ देंगे ना, पूरी तरह से प्रश्वास कर देंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे। अभी सांसों को बाहर रखते हुए ही, यदि आप नाक के माध्यम से रोक ना पाए तो नाकों को बंद कर लें, एक हाथ से नाकों को बंद कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि झूठ मूठ की सांस लेनी है, मतलब आपको मॉक इनहेलेशन करना है, आपकी छाती को फुलाना है, लेकिन चूंकि आपकी नाक बंद है, बाहर से हवा आएगी नहीं, आपने चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर दिया है, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव प्रेशर हो गया। नेगेटिव प्रेशर हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही आपका पेट अंदर जा रहा है, आपको पेट को अंदर नहीं खींचना है, जोर जबरदस्ती कभी नहीं करना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। तो ये जो है एक ऐसा कर्व की तरह आ जाएगा, एक कॉन्केव कर्व आपको दिखेगा रिप के नीचे, वो आप जैसे आशीष जी दिखा रहे हैं वो आ जाएगा। उसको करना है। जब छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले छाती को नीचे ले आना है, उसके बाद नाक को खोलना है और फिर श्वसन ग्रहण करना है। इसको कहेंगे तड़ागी मुद्रा। इसमें क्या है कि हम डायफ्राम को पूरा ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, जो नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं उसको हम कर रहे हैं ना, तो वैसी स्थिति आ रही है, तो इसमें डायफ्राम की लवचिकता बढ़ जाती है ना। और वैसे ही कपालभाति में भी जब हमने स्ट्रोक दिए थे उसमें डायफ्राम की लवचिकता बढ़ जाती है। डायफ्राम इज द बिगेस्ट मसल विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। अभी हम कुछ और आसन करेंगे जिससे हम हमारी जो फेफड़े हैं उसके बीच में कुछ मसल्स होती हैं जिसको कहा जाता है कॉस्टल एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। वो जो कॉस्टल और इंटरकॉस्टल मसल्स जो रहती हैं उसकी उस वो जो कॉस्टल और इंटरकॉस्टल मसल्स रहती हैं वो हमारे रिब के बीच में रहती है ना, कुछ एक्सटर्नल होती हैं कुछ इंटरनल होती है ना। तो ये जो मसल्स होती हैं इसकी लवचिकता बढ़ाने के लिए हम कुछ खड़े होकर आसन करेंगे। उसके बाद एक आसन हम बैठकर करेंगे, उसके बाद हम एक आसन पीठ के बल लेट कर करेंगे, एक आसन हम पेट के बल लेट कर करेंगे। हालांकि इसमें आसन बहुत ज्यादा है, लेकिन समय का अभाव देखते हुए हम केवल एक एक इसका ही अभ्यास कराएंगे। तो इसमें से जो भी आप करना चाहे इससे आपकी इसकी क्षमता बढ़ने ही वाली है ना, की क्षमता बढ़ने ही वाली है।
अभी आशीष जी खड़े हैं, तो ये हमको ताड़ासन का अभ्यास दिखाएंगे ना। ताड़ासन के अभ्यास अनेक ढंग से किया जाता है। इसमें आप कंफर्टेबल डिस्टेंस बना ले, हिप डिस्टेंस जितना होता है, आप जितनी आपकी हिप्स है उतना डिस्टेंस बना ले, केवल एड़ियां सामने की तरफ रहे ना। वह हाथ को आप शायद ऊपर सामने की तरफ उठाकर भी कर सकते हैं और साइड में उठाकर भी कर सकते हैं ना आपको ना। तो दोनों तरफ से आपको हाथों को ऊपर उठाना है। पहले हाथों को ऊपर उठा ले सामने की तरफ से, सामने की तरफ से हाथों को ऊपर उठा लें, जो है कानों की सीध में रहे, आपकी जो कोहनी है उस सीध में है। चाहे तो आप हाथों को इंटरलॉक भी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा ही रख के आप ऊपर खींचे और फिर एड़ियों को उठाएं ना। इस स्थिति में आप एड़ियों को उठाएं, सामने दृष्टि रहे ताकि आपका बैलेंस बना रहे ना। सामने दृष्टि नहीं रहेगी तो बैलेंस लूज करने की चांसेस रहेंगी। इस आसन में कभी आंखें बंद नहीं करनी है, नहीं तो आपका बैलेंस लूज हो जाएगा। तो इसमें आशीष ने हाथों को सीधे करके ही बताया है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो साइड की मसल्स जो है, जो रिप की जो मसल्स है, कॉस्टल और इंटरकॉस्टल मसल्स, इनमें तनाव मिलता है, इसमें स्ट्रेच मिलता है इसमें। तो इससे भी इनकी लवचिकता बढ़ जाती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था ताड़ासन का अभ्यास। ये भी आप अभ्यास कम कम कल करेंगे। अभी दूसरा अभ्यास हम करेंगे, उसका नाम है परिवर्तित कटी चक्रासन, परिवर्तित चक्रासन। परिवर्तित चक्रासन इसके अलग नाम है, इसका कटी चक्रासन के नाम से ही बुलाया जाता है। इसमें भी आप कंफर्टेबल डिस्टेंस फीट के ऊपर बीच में रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। और एडी जो है वो सामने की, सॉरी एडी नहीं, मतलब अपने जो पंजे हैं जो सामने की तरफ रहे, इसमें एंगल ना रहे ना, सीध में रहे उसमें। इसमें आपको क्या करना है, हाथों को साइड से उठाकर साइड में कर लेना है। अभी देख लें कि दोनों हाथ जो है समांतर है, अपने शरीर के समांतर है। इसमें आपको आपके कटी से, मतलब आपको वेस्ट से आपको बेंड करना है। पहले दाहिनी तरफ झुकेंगे, पहले हाथ में हाथ एक दूसरे से, एक दूसरे की लाइन में है अभी ना। जितना हम जा सकते हैं उतना जाएंगे, जितना कटी में मुड़ सकते हैं। उसके बाद जो अपना हाथ जो नीचे है उसको शरीर से लगा देंगे, और उसके बाद ऊपर वाले हाथ को कान की तरफ लाएंगे सीधा, जितना ला सकते हैं उतना लाएंगे तो स्ट्रेच और ज्यादा मिलेगा है ना। स्ट्रेच और ज्यादा मिलेगा है ना। तो इससे भी क्या होता है कि जितनी भी हमारी साइड की जो मसल्स है, कॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी स्ट्रेच हो रही है इससे। तो उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। डायफ्राम का जो कनेक्शन है जो दाहिनी तरफ है, वो भी थोड़ा सा लवचिक बनेगा है ना। तो इससे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में भी आपको फायदा मिलेगा। जब छोड़ना हो तो पहले हाथों को एक दूसरे के समांतर ले आए, उसके बाद फिर पूरा धड़ घुमाकर इसको सीधा ले आए। यही क्रिया हमको बाईं तरफ भी करनी है। तो आप बाईं तरफ झुकेंगे इसी तरह, फिर दाहिने हाथ बाएं हाथ को शरीर से लगा देंगे, फिर दाहिना हाथ जो है कान की सीध में ले आएंगे। यहाँ आप फिर बाईं तरफ जो है पूरा स्ट्रेच महसूस करेंगे ना। सॉरी, दाहिनी तरफ आप पूरा स्ट्रेच महसूस करेंगे। तो ये था परिवर्तित चक्रासन, जिसको हम कटी चक्रासन भी कह सकते हैं। इसकी अनेक विधियां हैं, तो एक ये विधि आप सीख सकते हैं, ये एक विधि है। इसके बाद हम करेंगे कटी वक्रासन। कटी वक्रासन के लिए हमको क्या करना है, दोनों हाथों को पहले साइड में लगा लेंगे, हाथ को उठाकर साइड में कर लेंगे। उसके बाद आपको कटी को दाहिनी ओर और बाईं ओर घुमाना है, हाथों को समानता रखे ना। तो केवल पूरी टॉर्सो को आपको ट्विस्ट देना है, इसको दाहिनी तरफ जितना आप कर सकते हैं उतना ट्विस्ट देना है। हाथों को समांतर ही रखे, तो इससे क्या होता है, ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट में भी डायफ्राम को भी मदद मिलेगी इसमें, और कॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल्स को भी मदद मिलेगी। फिर सीधे सीधे आए और न रुकते हुए बाईं तरफ भी जाए ना। तो एक आसन हम कर सकते हैं, इससे भी हमारी जो है जो मसल्स विच हेल्प इन ब्रीदिंग, उसको फायदा मिलेगा। अभी हम करेंगे एक पाद हस्त प्रसारासन। इसके लिए एक पैर को थोड़ा सा आगे की ओर ले आए, बैलेंस मेंटेन करें। अभी दोनों जो घुटने हैं वो सीधे हैं। अभी हाथों को सामने की तरफ से सीधे ले आए, जमीन के समांतर। अभी क्या करना है हमको, हाथों को साइड में ले जाना है और घुटने को मोड़ना है, आगे की तरफ झुकना है। तो इसमें पूरा चेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं आप, है ना, पूरा चेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। जो आगे वाला जो पैर है, दाहिना जो पैर है, वो उसका घुटना मुड़ा हुआ है
और हाथों को हमने पूरा फैला लिया है, हाथ पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं उतना जाना है। पूरी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है इसमें ना। अभी इसको धीरे धीरे हम सीधे ले आएंगे और घुटनों के भी सीधा कर लेंगे। अभी पैर को पीछे ले जाएंगे और फिर बायां पैर आगे ले जाएंगे। दोनों घुटने अभी सीधे हैं, हाथों को उठाकर सामने ले आए। अभी बाएं घुटने को मोड़कर हाथों को साइड से आगे झुकाना है। तो ये है एक पाद हस्त प्रसारासन। एक पांव आगे है, उसके हाथ हस्तों का प्रसार कर रहे हैं हम, है ना। तो ये था, इसमें पूरी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। तो इसमें भी हमारी जितनी मसल्स हैं इसके बीच में, जो कार्टिलेजेस है जो हमारे रिब्स को स्टर्नम से, और हमारी जो दूसरी कार्टिलेज है जो हमारी रिब्स को अपने वर्टिब्रल कॉलम से है, तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अभी हम एक क्रिया करेंगे, इसको कहेंगे हम प्राण प्रच्छेदन क्रिया। इसके लिए हाथों को उठाकर ऐसा सामने ले आए ना, घुटनों को मोड़कर ऐसा सामने ले आए। अभी सांस भरते हुए ऊपर जाए, सांस भरते हुए ऊपर ले जाए और उसको जोर से छोड़ना है। फिर से ऊपर ले जाए, फिर सांस छोड़ते हुए। तो ये क्रिया आप 2-4 बार कर सकते हैं इसको। तो कहेंगे प्राण प्रच्छेदन किया। इससे आपका श्वसन मार्ग जो है वो उसकी भी शुद्धि हो जाएगी, जितना भी म्यूकस वगैरह फंसा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। तो ये थे खड़े रहकर करने वाले आसन। हालांकि आसन और भी बहुत हैं, क्रियाएं भी बहुत हैं, लेकिन हम समय के अभाव से हम इसको यहीं रोक रहे हैं। आप अन्य क्रियाएं, अन्य आसन, अन्य क्रियाएं भी कर सकते हैं। अब हम बैठकर गोमुखासन का अभ्यास करेंगे ना, गोमुखासन का। तो गोमुखासन के अभ्यास के लिए आपको बैठ जाना है सामान्य स्थिति में। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले दोनों पैरों को सामने ले आना है। दाहिने घुटने को मोड़कर उसको बाएं घुटने के नीचे ले जाकर, अपनी नीचे से ले जाकर आपकी पेरिनियम के पास ले जाना है उसको ना। फिर बायां घुटना मोड़कर उसको दाहिने घुटने के ऊपर रखना है, जितना उससे संभव होगा आपका उतना रखना है उसको। और अभी आपका जो बायां घुटना जो है ऊपर है, तो बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और फिर मोड़कर पीछे की बाजू ले जाएंगे। और दाहिना जो हाथ, उसको नीचे की बाजू से पीछे की तरफ ऊपर ले जाएंगे और दोनों उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे या पकड़ लेंगे, दोनों उंगलियों को पकड़ लेंगे ना। इस तरह क्या है कि पूरी चेस्ट आपकी एक्सपैंड हो रही है। एक दाहिनी तरफ की चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, अभी अभी बाईं तरफ की चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। और इसको ही हम दूसरे ढंग से करेंगे। अभी छोड़ दीजिए इसको, पीछे की तरफ से भी दिखा देना अगली बार जब करेंगे तो उसके बाद इसको रिलीज कर दें। और अभी हम बाएं पैर को नीचे करके दाहिने पैर को उसके ऊपर रखेंगे। यह गोमुखासन। अभी चूंकि दाहिना पैर जो ऊपर है, तो हम दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे ना। बाएं हाथ को पीछे की तरफ से और दोनों उंगलियों को पकड़ लेंगे। तो जितना संभव हो सकेगा, नहीं होगा तो फिर एक नैपकिन लेकर दोनों हाथों में पकड़कर उसको पास लाने की कोशिश करेंगे ना। इससे क्या पूरी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। पहले दाहिनी साइड की हमने एक्सपेंड की, फिर बाई साइड की एक्सपेंड की ना। तो ये हो गया गोमुखासन। इसको छोड़ देंगे, फिर सामने आ जाए। अभी हम लेट कर, पीठ के बल लेट कर करने वाला एक आसन सिखाएंगे हम अभी। आप पीठ के बल लेट जाए। उसके बाद हमको सेतु बंधासन करना है। तो सेतु बंधासन के लिए आप पहले पैरों को साथ में ले आए, थोड़ा सा गैप रहे, साथ में ले आए लेकिन करीब 1 फीट का गैप रहे। उसके बाद घुटनों से मोड़ लें। घुटनों से मोड़ना है, दोनों पैरों को एड़ियां अपने तंबू के आसपास ले आए। और इसको 2-3 प्रकार से की जाती है। एक तो दोनों एड़ियों को हम हाथ से पकड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथों को हम इंटरलॉक भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अभी हमारी पीठ जमीन पर है, हमारे पैर जमीन पर है, लेकिन हमारा जो मिडिल सेक्शन जो है, हमारे जो नितंब है, हमारा जो कटी का भाग है, उसको हम केवल ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं कंफर्टेबली उसको उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, तो इसको उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं जितना कोशिश करें।
और धीरे 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 नीचे ले आए ना। तो ये था केतु बंधासन का अभ्यास। पैर को सीधे कर लेंगे। अभी हम पेट कर लेट कर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाए। इसमें धनुरासन भी की जा सकती है, उससे भी चेस्ट एक्सपैंड होगी। कपोतासन किया जा सकता है, बहुत से आसन है। तो इसको करने के लिए, भुजंगासन को करने के लिए हमको पैरों को एक साथ जोड़ लेना है। धीरे धीरे पैर को जोड़ लें। अभी माथे को जमीन पर लगा लें पहले, माथे पर। अभी नाक को रगड़कर अपनी जो ठोड़ी है उसको जमीन पर लगाना है, और हाथों को छाती के साइड में ले जाकर अपना टॉर्सो ऊपर उठाना है। मतलब ऊपरी भाग जो है भुजंग जैसे ऊपर उठाता है अपना फन, वैसे ऊपर उठाना है। गर्दन जितनी पीछे की बाजू कर सकते हैं उतने पीछे की बाजू करनी है। जितनी देर तक रुक सके उतनी देर तक करना है। और जब छोड़ना होगा तो धीरे 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 नीचे ले आए। पहले थोड़ी जमीन पर, नाक रगड़ कर माथा जमीन पर, फिर हाथों को साइड में ले आए, और फिर पैरों को फैला ले, और पेट के बल लेटने वाली इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाए, जिसमें एड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हो और गर्दन एक साइड झुकी हो ना। ठीक है आशीष, आप छोड़ दें, आसन छोड़ दें। तो आज ये आसनों का अभ्यास पूरा हुआ। तो अभी हमारे पास 9 मिनट है। प्रश्नोत्तर के लिए 10 मिनट हमने छोड़े हैं। यदि आप चाहें तो आज का पूरा सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ले लें, या हम चाहें तो आपको 9 मिनट तक कुछ जो भी प्रैक्टिस हो पाए वो हम करवाएं आपसे। तो जो भी आपकी मर्जी हो वो मुझे बताएं, चैट के माध्यम से बताएं कि ना क्या करना है आपको। प्रश्नोत्तर पूछना है तो हम आपको परमिशन दे देंगे, आप अनम्यूट करके प्रश्नोत्तर ही पूछ सकते हैं हमको, है ना। तो उनको करीब 20 मिनट मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के लिए, जो आप चाहते हैं। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस चलो हम आज केवल कपाल भाती की प्रैक्टिस करते हैं और तड़ागी मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं ना। तो प्रैक्टिस श्रेया जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष जी आप करवाएंगे इनको, इनसे अभ्यास तड़ागी हाँ मुद्रा और कपाल भाती का। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करवाता हूँ। जी जी। ओके, मैं स्पॉटलाइट रिप्लेस करता हूँ। पहले हम कपाल भाती करेंगे। तो आप सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जी। और हमारा आधार आसन कपाल भाती के लिए होगा पद्मासन। अब जिन्हें भी पद्मासन नहीं आता है या आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आप अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, या तो फिर स्वस्तिकासन। दोनों में से कोई भी। मेरे इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो पद्मासन के लिए होंगे, पर आप आपके हिसाब से करिएगा। आपके अगर कैमरा ऑन कर सके सब लोग तो बहुत अच्छा होगा, हमें आपको देखने में का मतलब हम आपको कुछ करेक्शन है तो बता सकेंगे, तो आप अगर कैमरा ऑन कर पाए। ठीक है, तो अब हम पहले इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में है। वो दोनों पैर हमारे दूर है, हाथ पीछे है, सर हमारा पीछे है, रिलैक्स पोजीशन में। पहले 2 से 3 सांसें हम रिलैक्स रहेंगे। अब इसके बाद आपकी गर्दन सीधी करें, दोनों पैर केंद्र में लें, हाथ आपके नितंब के बाजू में रखें, दंडासन पोजीशन में। अभी हम क्या करेंगे, हमारा राइट पैर जो है उसे पहले हम फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर जो हमारा घुटना है उसे नीचे ले जाएंगे जमीन की ओर। फिर आपका जो राइट साइड का पैर है उसे थोड़ा सा जमीन से दोनों हाथ से उठाकर लेफ्ट हैंड से आपको आपकी उंगलियां पकड़नी है, और राइट हैंड से आपको हील पकड़ना है आपका। ठीक है, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करिए ऊपर। बहुत ज्यादा ट्विस्ट करेंगे तो शायद एंकल ट्विस्ट हो सकता है, तो हल्के से ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्ट करने से क्या होगा, आपका जो घुटना है वो और जमीन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट करके आपके लेफ्ट थाइस पे रख दीजिए। अब जिन्हें भी पद्मासन नहीं आए, वो अर्ध पद्मासन के लिए सिर्फ आपका लेफ्ट पैर फोल्ड करके राइट पैर के नीचे रख दीजिए। ये अर्ध पद्मासन हो गया। लेकिन जिन जिन को
प्रॉपर पद्मासन करना है, वो लेफ्ट पैर मोड़ के आपका लेफ्ट फुट पकड़िए, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऊपर की ओर, और राइट थाई पे रख दीजिए। ये हो गया पद्मासन। आपको अच्छा बेस मिल जाएगा, दोनों घुटने जो है वो प्रॉपर नीचे जमीन पर लगे हुए हो। आपको इंश्योर करना है कि आपकी बैक पूरी सीधी है, आपकी चिन जो है वो जमीन के समांतर है, ना आगे ना पीछे ना नीचे ना ऊपर, एकदम समांतर रहे। ठीक है, अब हमें गहरी सांस भरनी है। एक सांस भरिए, आपकी चेस्ट ऊपर जाएगी, शोल्डर्स ऊपर जाएंगे, तो उसे हम वहीं लॉक कर देंगे, आपके हाथ सीधे द्रोण मुद्रा में। तो आपको ये प्रॉपर बेस मिल जाएगा। अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आप नॉर्मल ब्रीदिंग में चेस्ट नीचे नहीं ले जानी है, चेस्ट जहां पर है वहीं रखेंगे। आपका श्वसन जो है वो उदर श्वसन होगा, आपका जो पेट है वो ऊपर बाहर और अंदर जाए। एक दो सांसें आप कंसंट्रेट करिए। जो हमने श्वसन मार्ग शुद्धि किया था, क्रिया, उसमें हमने जो स्ट्रोक्स दिए थे वो थोड़े हल्के थे। उनका काउंट था 1, 2, 3, 4, 5। राइट। अभी कपालभाति में जो स्ट्रोक्स देंगे हम, एक्टिव एक्सेलेशन, उसे हम थोड़ा तेज तरीके से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और आपको जो स्ट्रोक्स देने हैं उसमें आपको छाती नहीं हिलानी है, ये नहीं करना है। आपका जो निचला हिस्सा है पेट का, बस वही हिलना चाहिए। मेरी छाती जो है वो वहीं रहेगी, आपकी भी वहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक्स। मेरे काउंट पे 1, 2, 3। रोक दीजिए और धीरे से चेस्ट को नीचे ले जाइए, गहरी सांस छोड़िए। अब आपको महसूस होगा कि कुछ क्षणों के लिए आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुए हमारे कपालभाति के स्ट्रोक्स। हमने अभी 30 स्ट्रोक्स किए हैं। हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, और चाहे तो 40 स्ट्रोक्स करेंगे सेकेंड राउंड में। जिन्हें भी 40 स्ट्रोक्स करना पॉसिबल है वो करिए, जिन्हें कम स्ट्रोक्स हो सकते हैं वो कम करिए। आपकी जो क्षमता है उससे ज्यादा मत करिएगा। तो हम फिर से सांस भरेंगे पूरी तरह से। चेस्ट को लॉक करें, शोल्डर्स को लॉक करें, और अभी नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम कपालभाति के स्ट्रोक्स शुरू करेंगे। धीरे से छाती नीचे करिए, शोल्डर्स भी नीचे जाएंगे, और इसी स्थिति में बने रहिए। 1, 2 सांसों के बाद हम फिर सांस भरेंगे। 40 स्ट्रोक्स वापस ट्राई करते हैं। जिन्हें भी 40 ना हो वो 20, 30 अपने हिसाब से करिए। वापस छाती फुलाएं, गहरी सांस लीजिए, छाती ऊपर, शोल्डर्स लॉक्ड, चेस्ट को वहीं लॉक करें, हाथ सीधे घुटने पर। अभी हम शुरू करते हैं स्ट्रोक्स।
धीरे से छाती नीचे करिए, शोल्डर्स भी नीचे, और इसी स्थिति में रहिए। तो ये हुआ कपालभाति क्रिया। अभी हेमंत समय जी ने नहीं जिस है बताया। अपने को। हाँ, हाँ अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन रखते हैं, 20 हो गए। जी, आप आधार आसन रिलीज कर सकते हैं। और तो जिनकी जिनके प्रश्न हो वो हैंड रेज कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम उनको फिर अनम्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं। RG1 इन्होंने हाथ रेज किया है, आई थिंक। आप। और उनको अनम्यूट कर दें। हाँ। जी, मेरा प्रश्न ये था, जी। मैंने जब ये क्रिया करने की कोशिश की तो हमें जो सांस छोड़नी है वो क्या पेट को अंदर दबा के छोड़नी है? किसकी मतलब कपाल भाती की कपाल बात कपालभाति। कर भाती, रहे हैं आप? कपाल भाती की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। उसमें जो हवा छोड़नी है हमें, पेट हमें जी। फेफड़ों को खाली करना है, वो क्या पेट को अंदर दबा के खाली करना है कि सिर्फ हाँ, अंदर फेफड़ों? दबा के स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स लगाने हैं, मतलब एक्टिव स्ट्रोक्स है वो। हाँ, तो मैं जब ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ताकत ज्यादा लग रही है। अभी हम्म। आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए आपको ताकत ज्यादा लग रही है। धीरे धीरे जी, वो आसानी हो जाएगी आपको, है ना। ठीक है, क्योंकि मैं 15 से 20 आवृत्ति तक अधिकतम कर पाया, उससे ज्यादा मुझसे नहीं हुआ। हम्म। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, वो शुरू शुरू में होता है। धीरे धीरे जैसे जी अभ्यास बढ़ेगा आप कर पाएंगे ज्यादा, है ना। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बकुल जी, और आपको कुछ सवाल है? बकुल जी, हाँ बकुल जी, आप प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए जैसे सर। पद्मासन में अभी इंस्ट्रक्शन मिली हमें कि राइट फुट को हमें हम्म। पहले लेफ्ट फुट पे रखना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट फुट को राइट फुट पे रख के राइट फुट को लेफ्ट पे ले जाए तो? यूजुअली हम लोग ऑल्टरनेट कराते हैं, एक अभ्यास ओके। राइट फुट के ऊपर रखकर, एक हम्म। लेफ्ट के ऊपर। दोनों अलाउड है। क्योंकि मुझे दोनों फर्स्ट में पद्मासन है। फर्स्ट में लेफ्ट में राइट पे लाने में थोड़ा नहीं, स्टिफनेस कोई फील बात नहीं, होती कोई है। बात नहीं, जो आपको कंफर्टेबल रहे वो कर। जो भी आपको थैंक यू। कंफर्टेबल है। थैंक यू। थैंक यू। You're not putting no hands off or Kiru. जी, सुरेंद्र प्रताप जी, आपको सवाल है, I think। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। मुझे ये पूछना है कि ये कपालभाति कितने समय तक कर सकते हैं? कितने समय तक कर सकते हैं? यूजुअली हाँ, क्या है कि 10 मिनट। पे बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 120 स्ट्रोक दें, है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप 15-15 मिनट करें, है ना। तो सब योगाचार्य महान है, तो हम किसी को नहीं कह सकते कि आप सही हैं आप गलत हैं। तो आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना करें, है ना। मैं यही सलाह रामदेव दूंगा, बाबा क्योंकि कहते हैं आधा सबकी, घंटे, आधा वही घंटे, मैंने 1 कहा है ना। घंटे। हाँ, वही मैंने कहा, अलग अलग योगाचार्यों की अलग अलग मान्यता है। मैं हाँ, किसी को गलत नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि जो आपको सूटेबल लगे उतनी देर तक आप करें, नहीं जितना देर मतलब तक आप कंफर्टेबल है। ज्यादा करने से कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आता है, ये पूछना था। देखिए, एक अति सर्वत्र वर्जयेत है ना। जो भी चीज आप अति मात्रा में करें वो हमेशा कुछ न कुछ दुष्परिणाम लाती ही है ना। तो आप उसको अच्छा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, उतना ही आप ध्यान रखें, है ना। ठीक। थैंक यू। ठीक है। मोना जी, आपको सवाल है, आप पहले अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर मेरा जी ये क्वेश्चन है कि जैसे पद्मासन या अर्ध पद्मासन में मैं नहीं बैठ पाती हूँ, सुखासन नहीं लगता है मुझे, जी। तो मैं वज्रासन में थोड़ा लगता है मुझे, तो क्या मैं वज्रासन में बैठ के कर सकती हूँ? हाँ, केवल कंडीशन एक है कि जो बाकी जो चीज बताई दैट रिमेनिंग सेम, आधार आसन विल चेंज, यू नो। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन बैठ जाइए, आपकी पीठ, काया और सिर एक लाइन में रहे। दूसरा चीज, जैसे इंस्ट्रक्शन बताया कि आपको छाती को ऊपर उठाना है, तो छाती को ऊपर उठा ले और फिर आप करें, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप वज्रासन में करना चाहें तो वज्रासन में कर सकती हैं, या आप इवन कुर्सी पर बैठकर भी कर सकती हैं यदि घुटनों में तकलीफ है तो। ठीक है। जी
ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी को सवाल था? आई थिंक उन्होंने हाथ ये कर दिया है। मीना गुप्ता, हु सर शुड कुड नॉट नॉट डू डू कपालभाति? कपालभाति। हु शुड नॉट डू कपालभाति, किसने नहीं करना चाहिए? किससे नहीं करना चाहिए, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। उत्तर मतलब जिसको तकलीफ होती है कपालभाति से वो उसको नहीं करना चाहिए ना। स्पेशली उनको नहीं करना चाहिए जिनको 6 महीने मतलब विद इन 6 मंथ्स यदि ऑपरेशन हुआ हो, पेट का किसी भी कारणवश हुआ हो, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसको ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है, तो उसमें आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इनिशियल स्टेज ऑफ इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक्स धीरे धीरे दें, मतलब 1 स्ट्रोक पर सेकंड लें, तो उससे ज़्यादा मत बढ़ाएं आप, है ना, इसकी गति ना बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपको यदि हर्निया की तकलीफ है, या आपको इसकी तकलीफ है, आपको क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स की तकलीफ है, या उधर की कोई कोलाइटिस वगैरह है, या उधर की कोई और अन्य विकार है, तो आप ना करें ना। जिससे आपको तकलीफ होती है ना, आपका शरीर खुद आपको बता देगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अस्थमेटिक पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो जरूर कर सकते हैं अस्थमेटिक। इनफैक्ट जब अस्थमा का दौर न पड़ रहा हो और आप कपालभाति करें तो इट बी बेनिफिशियल, क्योंकि आप आपके डायफ्राम की लवचिकता बढ़ा रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इसमें बेनिफिशियल। ठीक है। और किसी स्वाति का कोई जी, प्रश्न? आई थिंक स्वाति स्वाति जी जी, को आपका कोई प्रश्न है? सवाल है। हाँ सर, मुझे एक जी चीज पूछना था कि जैसे योग या प्राणायाम जो भी करते हैं तो उसके कितने मिनट बाद पानी पीना या भोजन करना या नाश्ता करना कर सकते हैं? अच्छा, नाश्ता है ना, तो थोड़ा समय दे दें जब तक कि आप की स्थिति सामान्य हो जाए ना। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा तक आप वेट करें तो ज्यादा अच्छा है। इमीडिएटली ना करें ना, इमीडिएटली ना करें, थोड़ा गैप रहना जरूरी है। तो जरूरी नहीं कि आपको आधा घंटा ही गैप करना है। ये आपकी सांसें वगैरह सब कुछ सामान्य हो गई है स्थिति, तो आप आधे 15 मिनट में भी कर सकते हैं ना, 15 मिनट में सर भी और नहीं। पानी का? वही है, जो भी चीज अंदर डालना चाहते हैं वो पानी और इसके बारे में दोनों के लिए सेम सेम इंस्ट्रक्शन है। पानी के लिए और भोजन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन थैंक यू। है। अगर लगातार फास्टिंग चल रहा हो तो कर सकते हैं क्या? कहाँ कर सकते हैं इसको, है ना। फास्टिंग चल रहा हो तो जरूर किया जा सकता है, व्यायाम भी किए जा सकते हैं, दौड़ा भी जा सकता है। हालांकि आप किस पर्पस के लिए फास्टिंग कर रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। यदि आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो जरूर करें। यदि आप शरीर में से रोग भगाने के लिए कर रहे हैं तो शारीरिक मेहनत कम से कम करें, लेकिन संधि चालन क्रिया जरूर करना चाहिए आपको। फास्टिंग में भी कर सकते हैं। और किसी के कोई प्रश्न है? अभी 2 मिनट अपने पास है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मंजू जी, आपको कुछ सवाल है? आप अनम्यूट करें, अनम्यूट। हेलो जी जी मैम। सर, हम कपालभाति करते हैं तो चेस्ट ऊपर कैसे ले? चेस्ट अभी आपको बताया था ना, कपालभाति ऊपर करने उसके पहले करना चाहिए आपको, चेस्ट ऊपर लेना चाहिए, नहीं, सांस कैसे पूरी अंदर कैसे ग्रहण कर? करें। हाँ, सांस नहीं, सांस को पूरा भर लें। इसके देख, बाद द्रोण मुद्रा लगा लें, आप ऐसी मुद्रा लगा लें जिससे आपका जो है कोहनी स्ट्रेट रहे और आपके हाथ घुटनों पे रहे, तो कंधों को इसका सपोर्ट रहेगा तो कंधे ऊपर रहेंगे। क्या आप सांसों को निकाल दें तो कंधे, हाँ, सांसों को निकाल दें तो आपके कंधे ऊपर ही रहेंगे, मतलब आपकी जो चेस्ट है ऊपर ही रहेगी। ओके। मंजू जी, आपको समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक हरी थैंक यू। और किसी के कोई प्रश्न है? 1 मिनट है अभी अपने पास, और 8:30 बजे हमको बंद करना पड़ेगा। हाँ सर, व्हेन विल बी प्रैक्टिस तड़ागी मुद्रा? अभी कल करेंगे ना, कल सुबह, कल सुबह सबसे इससे ही शुरू होगी तड़ागी मुद्रा। और जो भी प्रैक्टिस आज हमने सीखी, कपालभाति को छोड़ देंगे हम। कपालभाति को छोड़ के जितनी भी चीजें हमने सीखी आज, उसका अभ्यास कल सुबह सुबह होगा। चलिए, प्रश्न है अभी कि कोई नहीं है? किसी के हाथ ऊपर नहीं है? आशीष जी। स्वाति जी, आपको सवाल है? स्वाति डोंगरे।
ओके, ये हम लास्ट सवाल सर लेंगे, 8:30 हो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ जी इंदौर जी से। जी। और सर मुझे प्रश्न है कि जैसे जिसको हाई बीपी हो तो वो कर हम्म। सकता है क्या कपालभाति, और हार्ट इशू हो जिनको, हार्ट प्रॉब्लम। देखिए, स्ट्रोक्स की गति कम करनी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता अच्छा। है कि ऐसी गतिविधियों से अपनी हार्ट रेट भी बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो इसलिए उसको वर्जित कहा जाता है। लेकिन आप 1 स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत फोर्सफुली मत लगाएं, हल्का हल्का करें तो चलेगा। हार्ट प्रॉब्लम में भी, ब्लड प्रेशर में भी, दोनों दोनों चलेगा ना। केवल हाँ, यदि स्लो। आपको पीड़ा हो रही है, जैसे वो हाँ पेट में, जैसे मैंने अल्सर्स बताए, कोलाइटिस बताया, जिसमें तकलीफ होगी, तो वैसी तकलीफ हम्म। होगी तो ना करें ना। ठीक है। जी, थैंक यू सर। चलिए, अभी हमको बंद करना पड़ेगा, तो एक ओंकार और शांति पाठ के साथ बंद करेंगे। तो जहाँ कहीं भी हो आप सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद, सांसों की गति को सामान्य कर लें। एक लंबी गहरी सांस लेकर एक बार ओंकार, फिर शांति पाठ। ओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब कल फिर से जुड़ेंगे, और कल भी हम प्राणायाम की वर्कशॉप में आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू।